पिछले मगध साम्राज्य वाले पार्ट 1 वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह अजातशत्रु राजा बने, किस तरह नंद वंश की शुरुआत हुई, किस तरह उसका पतन हुआ, कौन थे वो 9 राजा और किसने यहाँ पे आकर राज किया, कैसा रहा वो सफर, कैसे एक साधारण बच्चा ने धनानंद से बदला लिया, कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुआ, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य और कौन था चंदू। सब दोस्तों इस बात को मैंने पार्ट 1 में कवर कर ली है। दोस्तों आज हम इससे आगे वाली बात को बढ़ाएंगे कि कैसे आगे क्या हुई थी और किस तरह इसका आगे कौन शासक बने और किस तरह ये राज आगे चलती गई। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो है दिस इज प्रिंस। तो दोस्तों पहले मैंने पार्ट 1 बना ली है इस चीज के ऊपर, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है। जाकर इस वीडियो को पहले देख लीजिए और मेरे फैक्ट से पहले आप उसे देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों जब ये चंद्रगुप्त राजा बने थे, मतलब जब ये शासक चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, तब उस समय जो देश था वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन था। मतलब बात की जाए तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन थे देश, एक अखंड भारत नहीं था। और चाणक्य हमेशा से जो सपना था वो था कि एक अखंड भारत को बनाना है, मतलब जिसका कोई खंड नहीं हो, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो, जिसका कोई टुकड़ा कर ना सके। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि चाणक्य जो थे, मतलब चंद्रगुप्त के पास थे चाणक्य और उनका था सपोर्ट, उनका साथ था, उनका सपोर्ट था। और दोस्तों मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने थे तो देश को टुकड़ों में विभाजन था, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक एक कर अपने राज्य को बढ़ाना स्टार्ट किया और उस टुकड़े को खंड से अखंड बनाना स्टार्ट किया। और उधर से दोस्तों उस समय जो मतलब अलेक्जेंडर था, जिसका की नाम सिकंदर कहा जाता है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दरअसल मैं बात बताता हूँ कि वो जब हमला किया था उस समय जब ये राजा थे धनानंद, नंद वंश के जब राजा धनानंद थे, तभी उन्होंने हमला किया था। लेकिन धनानंद के सैनिकों के सामने जो अलेक्जेंडर था वो सारे राज्यों को जीत रहा था, सारे देश को, उसका जो सपना था ना वो कि वो सारे चीजों को जीत जाए, वो सारे देश को जीत जाए, वो सारे भारत भूमि को जीत जाए। लेकिन वो अपने मृत्यु तक सिर्फ 5% ही भूमि जीत पाया था, मृत्यु तक। उसके बाद दोस्तों वो जब भारत पे आया तो वो पंजाब तक कवर कर चुका था अपना एरिया, मतलब कही जाए तो वो पंजाब को भी कैप्चर कर लिया था। लेकिन बाद में हमारे देश प्रेमियों ने, यानी देश प्रेमी रणवकरों ने और हमारे शासक और राजाओं ने अपनी सूझबूझ और अच्छी ताकत प्रदर्शन से उन्हें बाहर निकाल दिया था। और ये बात थी जब धनानंद का वंश था तब। उसके बाद दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो डायनेस्टी आया, तब तक ये सिकंदर था उसका मृत्यु हो चुका था। लेकिन दोस्तों मृत्यु सिर्फ अलेक्जेंडर का हुआ था, नहीं कि उसके आदमी के जैसे होते हैं ना कि कोई इंसान है तो वो सेनापति रखता है, उसी तरह जो उसका मेन सेनापति था वो तो सेल्यूकस इस चीज में दबाव डाल सकता था। इसलिए दोस्तों वो भी जीतना चाह रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। और सबसे बड़ी सफलता चंद्रगुप्त मौर्य को तभी मिली जब उन्होंने सेल्यूकस को हराया था। और दोस्तों उन्होंने एक राज को कब्जा कर लिया था जिसे कि अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, और सेल्यूकस उस चीज पर राज कर रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सूझबूझ के बदौलत उस चीज को जीता था, उस राज को। और दोस्तों एक चीज है बहुत ये इंटरेस्टिंग बात भी है कि जब सेल्यूकस हार गए थे तब उनसे जो चाणक्य है उन्होंने एक संधि प्रस्ताव करवाया कि, और दोस्तों जो सेल्यूकस थे ना उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। क्यों इसका विवाह? और उसके बाद एक प्रस्ताव और भी था कि जो बेटी का नाम था उनका सेल्यूकस का, वो था हेलेन, और हेलेन से जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसका शासक नहीं बन सकता था, उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। इसकी वजह यही थी कि जो मतलब जब ये बात चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए अगर मैं उससे ऐसा नहीं करता तो वो बार बार सेल्यूकस जो है वो हम पे हमला करता, और जब एक संबंध बन जाता है ना तो हमला का खतरा कम हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा करवाया और इस जड़ को ही खत्म कर दिया। दोस्तों आदर्श राज क्या होता है, कैसे आदर्श राज बनता है, राजनीति क्या है, ये सब बातें चाणक्य ने अपने बुक अर्थशास्त्र में किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। और दोस्तों चाणक्य के पास जो दिमाग बहुत थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस दिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बने उनका सम्राट, उनके बेटा बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने नॉर्थ तक अपनी जो स्ट्रेच है अपनी राज की वो बढ़ाई हुई थी, इसलिए इन्होंने नॉर्थ को छोड़कर साउथ में अपना ध्यान लगाया और साउथ में अपना फैलाव को बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों इनके शासन में 2 बार तक्षशिला के लोगों ने मतलब विद्रोह किया था। एक बार इनके बेटे कुसुमन से उनका कुप्रशासन के कारण किया था, और बाद में, और दूसरा जो था वो अज्ञात था क्योंकि इनके जो दूसरे बेटे थे अशोक ने यह चीज को दबा लिया था। और दोस्तों बिंदुसार ने इस चीज पे बहुत अच्छे से राज किया। उसके बाद इनका जो बेटा आया उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को एक बहुत ही महान तेजस्वी यशस्वी राजा माना जाता है, क्योंकि वो वाकई में बहुत मतलब वीर राजा थे।
बाद में बहुत ये पहले ये निर्दयी भी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वे एक अच्छे राजा दयालु बन गए, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद। खैर कोई नहीं, हम आगे बात कर ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो मतलब बता रहा हूँ कि सम्राट अशोक जो थे उनको सबसे महान राजा माना गया, और जो सम्राट अशोक है उनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। उनका पूरा नाम जो है वो है चक्रवर्ती देवानंद प्रिय सम्राट अशोक मौर्य, इनका ये नाम है। और दोस्तों चक्रवर्ती जो है वो सभी को नहीं दिया जाता है, सिर्फ अशोक को ही दिया गया है, क्योंकि वो सभी में महान थे। यानी कि सबसे बड़ा जो महान राजा थे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, इसके लिए इनको आगे में लगा हुआ रहता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और दोस्तों जो हमारा भारत का तिरंगा है उसमें जो बीच कलर का अशोक चक्र जो रहता है वो इन्हीं के याद में तो बनवाया गया है। इन्हीं के वीरता या प्रतीक पर तो उस चीज को दिखाया गया कि कोई था हमारे जैसा पहले जो इस चीज को दर्शा रहा था, और इस चीज के लिए प्रेरणा दी जाती है। जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध हुआ। बहुत भयानक युद्ध था, मतलब यूं कहें तो उस समय 1.5 लाख लोगों को बंदी बना गया था, और उसमें 1 लाख लोगों को मार दिया गया था। मतलब उसमें 1.5 लाख को बंदी बना गया और 1 लाख को मार दिया गया। और दोस्तों मैं ये चीज बता देता हूँ कि अशोक पहले निर्दयी थे काफी, लेकिन जब उन्होंने कलिंग का युद्ध देखा तब वे उस रक्त संचार को देखकर, मतलब बता रहा हूँ वहाँ एक दया नदी गुजरती थी जहाँ की सारी जो जितनी भी पानी थी वो लाल कलर की हो गई थी, और इसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और इस युद्ध ने उनका सारा का सारा जो कन्वेंस है वो उनको मतलब क्रूर जितने भी थे उनको दयालुपनता में बदलना पड़ा, काइंडनेस आ गई उनके अंदर इस युद्ध के बाद। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग के युद्ध के बाद, और उन्होंने धर्म प्रचार करने लगे बौद्ध धर्म के लिए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि अब मैं कभी युद्ध मतलब मार काट ये सब नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने सैनिकों को एजेंट बनाया, और इस चीज पर मतलब उनका एक अलग एसोसिएशन बना लिए थे कि अब मुझे बुद्ध का प्रचार करना, और वो अपने पुत्र और पुत्री को भी बहुत देशों में इस चीज को प्रचार करने के लिए भेजा था। बहुत सारे लोगों ने जाकर प्रचार की इसके ऊपर, मतलब वो अलग अलग ऑफिसर तैयार किए इस चीज के लिए कि जाइए और हमारे इस बुद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। उन्होंने मतलब पैसे लगाए बुद्ध धर्म पे, और उसके बाद इन सब चीजों को छोड़कर उन्होंने मगध के विकास पर योजना मतलब विकास के लिए अपना समय दिया और उसी में अपना विकास करवाया। और दोस्तों इन्होंने जो सबसे महान कोई राजा था मौर्य वंश का तो इन्हीं को माना जाता है। और इन्होंने नॉर्थ में हिंदू कुश तक और साउथ में गोदावरी यानी कि मैसूर तक, और जो ईस्ट है वहाँ बांग्लादेश तक, और वेस्ट में अफगानिस्तान से ईरान तक इन्होंने इस चीज को फैला दिया। अगर आज की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मतलब आसपास चाइना जो भी देश है वो हमारा मगध राज में आता था। और उस समय का मगध सबसे बड़ा और पॉपुलर राज हुआ करता था। आज तो हमारा पूरा टोटल भारत है और उसमें 28 राज्य हैं, लेकिन उस समय अकेले ये मगध उतना बड़ा था। और दोस्तों ये सब बातें सिर्फ प्राचीन की थी, और जब ये मध्यकालीन की बात आई ना तो इसका जो विनाश था, पतन था, वो शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत आ गया था और मोहम्मद गोरी जो था वो एक के बाद एक पंजाब से लेकर बाहरी मतलब हर जगह को जीतता जा रहा था। और उसने ऐसा ही किया और उसने इस बिहार पे भी कब्जा कर लिया। और उसका जो सेनापति था यानी कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली का सुल्तान खुद को घोषित कर दिया था। दोस्तों ये जो देश है हमारा राज्य था पाटलिपुत्र मगध बिहार, इसको एक समय मिसालें दी जाती थी, लेकिन एक समय इसका पतन के बाद इसको कोई पूछने वाला नहीं था। एक समय इसकी संरक्षण पर ध्यान दिया जाता था तो एक समय इसकी विनाश पर ध्यान दिया जाता था। एक समय इस पे कुछ लेसन दिए जाते थे, लेसन लिए जाते थे, लेकिन इस समय इस पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। मतलब यूं कहें तो ये बहुत मतलब ये जो इतिहास है ना सुनने में बड़ा मन लगता है। मतलब सोच लगता है कि अगर मैं बताते रहूं तो आप सुनते रहोगे, या कोई भी बताए, सुनने में मजा लगता है इतिहास। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं सिर्फ हाईलाइट ले रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको भी लगता है कि कहीं आपको पार्टिकुलर किसी भी घटना के ऊपर ध्यान चाहिए या फिर कुछ भी स्टडी चाहिए पार्टिकुलर घटना पे, तो आप हमें नीचे में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे कि हम उस चीज के ऊपर वीडियो बना दें। और दोस्तों इस तरह इसका पतन हो गया तो खैर कोई नहीं, अब आगे इस चीज को हम पार्ट 3 में बात करेंगे। सो ये थी आज की हमारी पार्ट 2 की वीडियो। और जो सम्राट अशोक था उनको बहुत बड़ा राजा माना गया है। उन्होंने अपने सारे राज्य को विस्तृत किया और बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बन गए थे कलिंग युद्ध के बाद। खैर कोई नहीं, आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम। आपको पार्ट 3 बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। सो टेक केयर एंड